दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शाहबाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फ्रेंड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के या डीजल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के बारे में। दोस्तों वो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है ट्रैक्शन मोटर्स। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक्शन मोटर्स इज नथिंग बट द सोल ऑफ लोकोमोटिव्स, क्योंकि ट्रैक्शन मोटर के बिना लोकोमोटिव का प्रोपल्शन होना, उसका मूवमेंट होना लगभग नामुमकिन ही है। दोस्तों एज एन इंजीनियर हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि ट्रैक्शन मोटर्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है और बेसिकली उसके सिलेक्शन के दौरान या ट्रैक्शन मोटर हमें कौन सी यूज़ करनी है, या ट्रैक्शन मोटर्स में क्या खास बातें होनी चाहिए, या कौन सी इलेक्ट्रिक मोटर्स हम ट्रैक्शन मोटर की तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो दोस्तों ट्रैक्शन मोटर के बारे में आज हम कुछ बातें जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रैक्शन मोटर को दूसरी मोटर्स के मुकाबले अलग बनाते हैं, कुछ खास बनाते हैं। तो दोस्तों ट्रैक्शन मोटर्स के बारे में आज हम कुछ बेसिक फैक्टर्स और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रेन्स विदाउट इंजन या विदाउट लोकोमोटिव रन नहीं हो सकती, वैसे ही आप यूँ समझ लीजिए कि ट्रैक्शन मोटर्स के बिना लोकोमोटिव रन नहीं हो सकता। तो दोस्तों जिस तरह ट्रेन की लाइफ लोकोमोटिव है और लोकोमोटिव की ट्रैक्शन मोटर, उसी तरह ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों ट्रेन्स हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। लोग अपनी यात्रा ट्रेन्स के जरिए ही पूरी करते हैं। यहाँ से वहाँ जाना हो या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग ज़्यादातर ट्रेन में बैठकर ही जाते हैं। इसीलिए हमें ट्रैक्शन मोटर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक फैक्टर्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए हम यही फैक्टर्स जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमने उन फैक्टर्स को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा आसानी से समझे इसलिए। दोस्तों पहले हम उन फैक्टर्स को इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी कुछ इलेक्ट्रिकल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो एक ट्रैक्शन मोटर में होनी चाहिए, और कुछ मैकेनिकल टर्म्स या फीचर्स देखेंगे जो एक ट्रैक्शन मोटर में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों आइए पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एक इलेक्ट्रिक मोटर की, जो उसे ट्रैक्शन पर्पस या ट्रैक्शन ड्यूटी के लिए सुटेबल बनाती है। तो दोस्तों ट्रैक्शन मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है उसका। सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ओवरलोड कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी ऑफ विथस्टैंडिंग वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होने चाहिए, कैपेबिलिटी ऑफ विथस्टैंडिंग टेम्पररी इंटरप्शन ऑफ सप्लाई, ये भी एक खास बात होनी चाहिए उसमें। सिंपल स्पीड कंट्रोल होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ डायनामिक और रिजेनरेटिव ब्रेकिंग, ये भी एक फीचर उसमें होना चाहिए। वो पैरेलल रनिंग के एबल हो, ये भी एक फीचर उसमें होना चाहिए। तो दोस्तों ये जितने भी टर्म्स हमने देखे ये सब एक इलेक्ट्रिक मोटर में होने ही चाहिए। ये सभी इलेक्ट्रिकल टर्म्स थे, ये सभी टर्म्स अगर एक इलेक्ट्रिक मोटर में होंगे तो वो ट्रैक्शन ड्यूटी के लिए सुटेबल मानी जाएगी। दोस्तों हम देख लेते हैं कुछ मैकेनिकल फीचर्स या फिर मैकेनिकल टर्म्स जो एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर में होनी चाहिए। दोस्तों मैकेनिकल फीचर्स की बात करें तो ट्रैक्शन मोटर रोबस्ट होनी चाहिए, रग्ड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए उसका वेट जितना पॉसिबल हो सके उतना कम होना चाहिए, मिनिमम वेट। उसका ओवरऑल डायमेंशन कम होना चाहिए, दैट मीन्स ओवरऑल साइज वो इस तरीके से इनक्लोज्ड होना चाहिए कि उसका प्रोटेक्शन हो सके अगेंस्ट डर्ट एंड डस्ट, दैट मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डर्ट एंड डस्ट। इस तरीके से उसकी मैकेनिकली डिजाइन होनी चाहिए मोटर। मैग्नेटिक सर्किट ऑफ अ मोटर हैज कैपेबिलिटी ऑफ विथस्टैंडिंग कंटिन्यूअस वाइब्रेशंस, ये भी एक फीचर उसमें होना चाहिए। उसके मैग्नेटिक सर्किट ने जो कंटिन्यूअस मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है उसे बियर करना चाहिए, उसे सहन करने की कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सभी फीचर्स तो एक ट्रैक्शन मोटर में होने ही चाहिए, या फिर जब भी हम किसी ट्रैक्शन ड्यूटी के लिए मोटर का सिलेक्शन करते हैं तो इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर करते हैं। जिन भी मोटर्स में ये सब फीचर्स या खासियत नहीं होती उन्हें ट्रैक्शन ड्यूटी के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो दोस्तों आइए हम इन सभी पैरामीटर्स को जो भी आपने देखा उन्हें हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या इलेक्ट्रिकल फीचर्स में पहला पैरामीटर दिखा था या पहली खासियत देखी थी जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर में होनी चाहिए, वो थी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन मोटर मस्ट बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं रुकी हुई ट्रेन को खींचने के लिए शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा पुलिंग फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए एक ट्रैक्शन मोटर में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टार्टिंग के वक्त बहुत ज़्यादा टॉर्क डेवलप कर सके, रोटेटिंग फोर्स डेवलप कर सके, ताकि लोकोमोटिव उस ट्रेन को खींच सके।
इसीलिए जब ट्रैक्शन मोटर सिलेक्ट की जाती है किसी इलेक्ट्रिक मोटर को, हम तभी ट्रैक्शन ड्यूटी के लिए यूज में ला सकते हैं जब उसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने की क्षमता हो, कैपेसिटी हो। स्टार्टिंग के वक्त उसने हाई टॉर्क डेवलप करना चाहिए। दूसरा पैरामीटर हमने देखा था सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी। सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी ट्रैक्शन मोटर की कि जब भी कभी उस पर बहुत ज़्यादा लोडिंग हो, चाहे वो स्टार्टिंग के वक्त हो या फिर वो रनिंग कंडीशन में ओवरलोडेड हो, तो उसने अपने आप को रिलीव करना चाहिए उस ओवरलोडिंग से, उस सीवियर कंडीशन से। मतलब कि दोस्तों, जब कभी भी ट्रैक्शन मोटर पे बहुत ज़्यादा लोडिंग कंडीशन होती है तब बहुत ज़्यादा टॉर्क की भी डिमांड होती है। आउटपुट पर मोटर को बहुत ज़्यादा टॉर्क डेवलप करना पड़ जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं मोटर कांस्टेंट पावर आउटपुट के लिए डिज़ाइन की जाती है। अगर टॉर्क की डिमांड बढ़ेगी या मोटर पे ओवरलोडिंग होगी तो मोटर की उतनी पावर सफिशिएंट नहीं होगी उतने लोड को पावर प्रोवाइड करने के लिए या फिर उतने लोड को हैंडल करने के लिए। तो दोस्तों, इस वक्त ट्रैक्शन मोटर ने क्या करना चाहिए कि अपनी स्पीड कम करके उतना टॉर्क डेवलप करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो पावर है वो प्रोपोर्शनल होती है टॉर्क और स्पीड के प्रोडक्ट को। यस माय फ्रेंड, P इज इक्वल टू T इंटू ओमेगा या फिर HP प्रोपोर्शनल टू T इंटू N। अगर ये प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो आपकी हॉर्स पावर या पावर आउटपुट जो है मोटर का, अल्टीमेटली वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक मोटर कांस्टेंट पावर डेवलप करने के लिए ही डिज़ाइन की जाती है। अगर ये टॉर्क और स्पीड का प्रोडक्ट बढ़ता है तो मोटर पे ओवरलोडिंग होगी, मोटर में एबिलिटी ही नहीं होगी उतनी पावर डेवलप करने की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मोटर एक पर्टिकुलर पावर डेवलप करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसलिए जो ट्रैक्शन ड्यूटी के लिए हम मोटर सिलेक्ट करते हैं तो सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी वाली करते हैं, क्योंकि ये मोटर क्या करती है कि जब टॉर्क की डिमांड बढ़ती है तो ये एट द टाइम और उसी समय अपनी स्पीड कम कर लेती है और टॉर्क बढ़ाती है। इससे क्या होता है, साइमल्टेनियसली टॉर्क इंक्रीज होता है और स्पीड घटती है, कम होती है। तो ये जो टॉर्क और स्पीड का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली मेंटेन रहता है, सेम रहता है प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता कि मोटर पर बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाए। तो इसके कारण मोटर की जो हॉर्स पावर है, जितनी हॉर्स पावर डेवलप करने के लिए मोटर को डिज़ाइन किया गया था, उतनी हॉर्स पावर इस वजह से सफिशिएंट होती है उतने लोड को पावर प्रोवाइड करने के लिए, जब ये प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली मेंटेन रहता है कांस्टेंट। क्योंकि टॉर्क बढ़ा तो स्पीड घटेगी, जिससे कि हॉर्स पावर भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोटर पे उतनी सीवियर लोडिंग नहीं आएगी, उतनी हॉर्स पावर सफिशिएंट होगी लोड को हैंडल करने के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से ट्रैक्शन मोटर ने अपने आप को सेल्फ रिलीव करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैक्शन मोटर पर ऐसी कंडीशंस आती है, चाहे रनिंग के दौरान हो, चाहे अप ग्रेडियंट के दौरान या फिर स्टार्टिंग के वक्त। ये दो ऐसी कंडीशन है ट्रेन्स में जहाँ मोटर्स को बहुत ज़्यादा टॉर्क डेवलप करने की जरूरत पड़ती है। हमने तीसरा पैरामीटर देखा था ओवरलोड कैपेसिटी। एक मोटर में बहुत ज़्यादा ओवरलोड कैपेसिटी होनी ही चाहिए, तभी वो ट्रैक्शन पर्पस के लिए सिलेक्ट की जाती है। क्योंकि ट्रैक्शन मोटर्स को बहुत बार ओवरलोडेड कंडीशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन्स में अक्सर कभी कभी भीड़ हो जाती है, जो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाली कंट्रीज है लाइक इंडिया, चाइना, ऐसी कंट्रीज में तो ट्रेन्स अक्सर ओवरलोडेड होती ही हैं। तो दोस्तों, ट्रैक्शन मोटर ओवरलोड कैपेसिटी वाली होनी चाहिए, उसने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ओवरलोड को सस्टेन करना ही चाहिए। इसलिए ट्रैक्शन मोटर में एक और ऐसी खासियत देखी जाती है ओवरलोड कैपेसिटी वाली। अगला इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी थी कैपेबिलिटी ऑफ विथस्टैंडिंग वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। जब कभी भी मोटर के इनपुट सप्लाई वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस हो तो मोटर ने उसे टॉलरेट करना चाहिए। एक ट्रैक्शन मोटर ने वोल्टेज फ्लक्चुएशंस के दौरान भी अप्रोक्सीमेटली अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की कंडीशन ट्रैक्शन मोटर को झेलनी पड़ती है स्टार्टिंग के वक्त, और जब बहुत ज़्यादा अप ग्रेडियंट होता है तब, क्योंकि स्टार्टिंग के वक्त सडनली करंट जो है वो हाई जाता है, हाई इनरश करंट की कंडीशन क्रिएट होती है, तब इनपुट सप्लाई वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट होता है। तो इस फ्लक्चुएशन के दौरान मोटर का परफॉर्मेंस अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो इसमें कैपेसिटी होनी चाहिए वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को विथस्टैंड करने की। दोस्तों, अगले इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर हमने देखा था ट्रैक्शन मोटर का कैपेसिटी ऑफ विथस्टैंडिंग टेम्पररी इंटरप्शन ऑफ सप्लाई। मोटर में, ट्रैक्शन मोटर में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जब सप्लाई, इनपुट सप्लाई टेम्पररी इंटरप्ट हो तो तब भी ट्रैक्शन मोटर की परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो। तो इस क्वालिटी वाली मोटर को भी ट्रैक्शन ड्यूटी के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ट्रैक्शन ड्यूटी मोटर शुड बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग टेम्पररी इंटरप्शन ऑफ सप्लाई। टेम्पररी इंटरप्शन सप्लाई का आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा? जब ट्रेन का पैंटोग्राफ सेक्शन इंसुलेटर से गुजरता है, और जब
सप्लाई का टेम्पररी इंटरप्शन होता है तो ट्रैक्शन मोटर पे इसका क्या इफेक्ट होता होगा। तो दोस्तों सप्लाई टेम्पररीली इंटरप्ट होता है, कट ऑफ होता है, तो ट्रैक्शन मोटर में कभी कभी करंट इनरश की कंडीशन डेवलप होती है, क्योंकि सडनली इंटरप्ट होने के बाद वोल्टेज या सप्लाई प्रेजेंट हो जाता है मोटर के अक्रॉस में, तब मोटर सडनली हाई इनरश करंट भी कैरी करती है। तो मोटर ने इतना ज़्यादा करंट कैरी नहीं करना चाहिए कि वो अपने आप को डैमेज कर ले। मोटर में वो करंट इनरश को विथस्टैंड करने की एबिलिटी होनी चाहिए। टेम्पररी इंटरप्शन जो होता है सप्लाई का, उसकी वजह से जो करंट इनरश हुआ था उसे सस्टेन करना चाहिए मोटर ने, क्योंकि वो तो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो दोस्तों ये भी एक क्वालिटी देखी जाती है ट्रैक्शन मोटर में। सबसे इम्पोर्टेंट एक और कैरेक्टरिस्टिक या फीचर हमने देखा था मोटर का, सिंपल स्पीड कंट्रोल। हमेशा इंजीनियर्स ऐसी मोटर सिलेक्ट करते हैं ट्रैक्शन ड्यूटी के लिए कि जिसकी स्पीड वो आसानी से कंट्रोल कर सकें, बहुत ज़्यादा टीडियस जॉब या हार्ड वर्क ना करना पड़े मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि स्पीड कंट्रोल इट इज़ नथिंग बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉब इन केस ऑफ ट्रैक्शन। क्योंकि हम जानते हैं ट्रेन्स हर वक्त और हमेशा कांस्टेंट स्पीड पर ही नहीं चलती है। उसकी स्टार्टिंग के वक्त कुछ और स्पीड होती है, रनिंग कंडीशन में जब वो रहती है तब कुछ और स्पीड होती है, ब्रेकिंग के वक्त उसकी कुछ और स्पीड होती है। तो दोस्तों ट्रैक्शन मोटर्स को इस क्वालिटी के साथ हमेशा चूज किया जाता है, विथ सिंपल स्पीड कंट्रोल। एक इलेक्ट्रिक मोटर में यह क्वालिटी होनी चाहिए जब वो ट्रैक्शन ड्यूटी के लिए सूटेबल होती है। दोस्तों हमने अगले इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, पॉसिबिलिटी ऑफ डायनामिक और रिजेनरेटिव ब्रेकिंग। एक इलेक्ट्रिक मोटर्स में डायनामिक या फिर रिजेनरेटिव ब्रेकिंग की फैसिलिटीज होनी ही चाहिए, या फिर उनकी डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए कि उन्हें इन ब्रेकिंग के लिए यूज किया जा सके, यह ब्रेकिंग्स उनमें अप्लीकेबल हो, डायनामिक और रिजेनरेटिव ब्रेकिंग। इसलिए मोटर में डायनामिक और रिजेनरेटिव ब्रेकिंग वाली क्वालिटी भी देखी जाती है, तभी मोटर को ट्रैक्शन ड्यूटी के लिए सिलेक्ट किया जाता है। एक और इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी, पैरेलल रनिंग। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में एक ट्रैक्शन मोटर्स का तो इस्तेमाल नहीं होता, बहुत सारी ट्रैक्शन मोटर्स यूज होती है, मिनिमम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6। तो दोस्तों मोटर की स्पीड कंट्रोल जब की जाती है या फिर उसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की डिमांड होती है, या फिर टॉर्क की डिमांड जैसे जैसे वेरी होती है, मोटर को पैरेलल में एक साथ रन करवाने की जरूरत पड़ती है स्पीड कंट्रोल के लिए या फिर टॉर्क को वेरी करने के लिए। तो दोस्तों ट्रैक्शन मोटर्स में फैसिलिटीज होनी चाहिए, उनमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरी मोटर्स के साथ, दूसरी मतलब सिम मोटर्स के साथ पैरेलल कंडीशन में रन हो सके। ये बात हो गई इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में ट्रैक्शन मोटर के। अब ट्रैक्शन मोटर में कुछ मैकेनिकल फीचर्स या खासियत भी होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मैकेनिकल फीचर्स के बारे में। दोस्तों हमने पहला मैकेनिकल फीचर देखा था रोबस्टनेस। एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर की बॉडी या मैकेनिकली वो ऐसी डिजाइन होनी चाहिए कि वो रोबस्ट हो इन कंस्ट्रक्शन, या फिर उसका कंस्ट्रक्शन रग्ड हो, मजबूत हो, ताकि जब वो ऑन फील्ड यानी इन प्रैक्टिकल जब वो लोकोमोटिव में माउंट हो तब उसकी बॉडी को किसी भी तरीके का डैमेज ना हो ऑपरेशन के दौरान। उसने कंटिन्यूसली उस ऑपरेशन को हैंडल करना चाहिए, जो भी ट्रेन की रनिंग के दौरान जो भी वाइब्रेशंस होते हैं या जो भी स्पीड के दौरान जो भी फोर्सेस डेवलप होते हैं, मैकेनिकल फोर्सेस, उन्हें उसने बियर करना चाहिए, उससे विथस्टैंड करना चाहिए उसकी बॉडी ने। इसलिए जो भी ट्रैक्शन ड्यूटी के लिए मोटर सेलेक्ट की जाती है उसका मैकेनिकली डिज़ाइन ऐसा देखा जाता है कि वो रोबस्ट हो, रग्ड हो, रोबस्टनेस जरूर देखी जाती है ट्रैक्शन मोटर में। तो हमने अगला पैरामीटर देखा था मैकेनिकल के केस में, मिनिमम वेट। जितना पॉसिबल हो सके ट्रैक्शन मोटर्स का वेट कम से कम होना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा वेटेड ट्रैक्शन मोटर का यूज़ करेंगे तो खुद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ही वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि वो अपने आप को ही रन करने के लिए या अपने आप को ही उसे मूवमेंट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन करना पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट डन, क्योंकि इससे एनर्जी बहुत वेस्ट होगी, क्योंकि हमें मेनली ट्रेन का प्रोपल्शन करना है, ना कि सिर्फ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के प्रोपल्शन में ही एनर्जी का यूज़ करना है। इसलिए ट्रैक्शन मोटर्स जितना हो सके उतने कम वेट वाली देखी जाती है, हाई पावर टू वेट रेशो वाली देखी जाती है। इसलिए जितना हो सके उतनी हाई स्पीड वाली मोटर्स का यूज़ करने की कोशिश करती है रेलवेज ट्रैक्शन मोटर के तौर पे, क्योंकि हाई स्पीड मोटर्स का जो ओवरऑल वेट है वो बहुत ही कम होता है। कम वेट की मोटर्स ही ज़्यादा स्पीड पर रोटेट हो पाती है। दोस्तों अगला पैरामीटर हमने देखा था स्मॉल ओवरऑल डायमेंशंस। ओवरऑल डायमेंशंस जो है मोटर के वो बहुत कम होने चाहिए, मतलब कि उसकी साइज जो है वो कम से कम होनी चाहिए। अगर बहुत ही बड़ी साइज वाली ट्रैक्शन मोटर डिजाइन हो जाती है तो उसे मोटर कोच के अंडर फिट करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। लोकोमोटिव का साइज क्योंकि आप जानते हैं लिमिटेड होता है, क्योंकि पटरियों की जो गेज है वो भी लिमिटेड होती है, इसलिए हमें उसको मद्देनजर रखते हुए ट्रैक्शन मोटर की साइज डिजाइन करनी पड़ती है और उसी हिसाब से ट्रैक्शन मोटर को चूज करना पड़ता है। इसीलिए एक इलेक्ट्रिक मोटर में ये भी खासियत देखी जाती है मैकेनिकली कि उसका ओवरऑल डायमेंशन कम हो, ताकि वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के मोटर कोच में अच्छी तरीके से फिट हो जाए, माउंटेड हो जाए, ताकि वक्त आने पर वो अच्छी तरीके से मजबूती से वहाँ जमी रहे, माउंटेड रहे, फिट रहे। ये नहीं कि रनिंग कंडीशन के दौरान या ऑपरेशन के दौरान वो वहाँ से अनफिक्स्ड हो जाए या फिर उसके जो बोल्ट से या जो उसकी फिटिंग से वो कमजोर हो जाए। तो दोस्तों ओवरऑल डायमेंशन भी जो है ट्रैक्शन मोटर का कम होना चाहिए। हमने अगला मैकेनिकल फीचर देखा था प्रोटेक्शन अगेंस्ट डर्ट एंड डस्ट।
दोस्तों ये भी एक खासियत होनी चाहिए ट्रैक्शन मोटर में, क्योंकि ट्रैक्शन मोटर को जहाँ फिट किया जाता है मोटर कोच के अंदर, क्योंकि जब ट्रेन रनिंग कंडीशन में होती है तब नीचे से या आसपास से डर्ट और डस्ट विंड के थ्रू ब्लो होकर मोटर्स के बॉडी में पहुंच सकती है और वो मोटर को डैमेज कर सकती है। तो दोस्तों ऐसा ना हो, इसलिए मोटर की डिज़ाइन मैकेनिकली ऐसी देखी जाती है कि उसने अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए डस्ट और डर्ट के अगेंस्ट। तो दोस्तों मोटर इस तरीके से इनक्लोज्ड होनी चाहिए ऑलरेडी कि उसका डस्ट और डर्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन वो कर सके अच्छी तरीके से, क्योंकि ट्रेन्स को बहुत दूर दूर ट्रैवल करना होता है, बहुत से फॉरेस्ट या फिर रेतीली जगहों से गुजरना होता है जो ट्रैक्स के आसपास होती है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में मोटर्स इन पार्टिकल से, डस्ट और डर्ट के पार्टिकल से डैमेज हो सकती है मैकेनिकली। उसका इंसुलेशन या फिर उसके ब्लेड्स फैंस के या फिर उसका रोटर, ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं पार्टिकल्स। इसीलिए मोटर में ये खासियत होनी चाहिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट डर्ट एंड डस्ट। हमने अगला पैरामीटर देखा था मैग्नेटिक सर्किट ऑफ अ मोटर हैज कैपेबिलिटी ऑफ विथस्टैंडिंग कंटिन्यूअस वाइब्रेशंस। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर का मैग्नेटिक सर्किट ऐसा होना चाहिए कि उसने वाइब्रेशंस के अगेंस्ट कंटिन्यूअस विथस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जब ट्रेन रनिंग कंडीशन में होती है तो बहुत वाइब्रेट करती है। तो मैग्नेटिक सर्किट जो है वो मोटर का बहुत मजबूत होना चाहिए, इन वाइब्रेशंस के अगेंस्ट उसने अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट अगर वीक होता है, कमजोर होता है, तो वो रनिंग कंडीशन के दौरान वाइब्रेशंस की वजह से डैमेज हो सकता है और मोटर जो है वो फेल हो सकती है रनिंग कंडीशन के दौरान, कि जिसकी वजह से ओवरऑल ट्रेन के परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ सकता है, असर पड़ सकता है। तो दोस्तों इसलिए ट्रैक्शन मोटर का मैग्नेटिक सर्किट स्पेशली डिजाइन किया जाता है ट्रैक्शन ड्यूटी के ऑपरेशन को या वर्किंग को ध्यान में रखते हुए। इसलिए नॉर्मल मोटर्स के मुकाबले ट्रैक्शन मोटर्स का जो मैग्नेटिक सर्किट है, यानी कि उसका जो कोर है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे कि स्टेटर कोर या फिर आर्मेचर कोर, ये जो है इन्हें कास्ट स्टील या फिर फैब्रिकेटेड स्टील के जरिए बनाया जाता है। आप दूसरी नॉर्मल मोटर्स में देखोगे, नॉर्मल ड्यूटी वाली मोटर्स में देखोगे तो ज़्यादातर ये कोर जो है या फिर मैग्नेटिक सर्किट जो है कास्ट आयरन का डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन कास्ट आयरन जो है वो थोड़ा वीक होता है और वो ट्रैक्शन मोटर्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ट्रैक्शन मोटर का मैग्नेटिक सर्किट हमें वाइब्रेशंस के अगेंस्ट विथ स्टैंड करने वाला चाहिए। इसलिए उसका मैग्नेटिक सर्किट कास्ट स्टील या फिर फैब्रिकेटेड स्टील के जरिए बनाया जाता है, जिससे कि मैग्नेटिक सर्किट को बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। इसलिए दोस्तों ट्रैक्शन मोटर में ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। ये सारे टर्म्स थे जो एक ट्रैक्शन मोटर के सिलेक्शन में इंजीनियर्स लोग देखते हैं। ट्रैक्शन मोटर्स को इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है जनरली। बहुत सी लोकल कंडीशंस होती हैं, लेकिन एज एन इंजीनियर हमें ये टर्म्स पता ही होने चाहिए। तो दोस्तों प्रैक्टिकली आपको एक बात बता दूं कि ऐसी कोई भी मोटर नहीं बनी जो कम्प्लीटली इन सभी पैरामीटर्स या रिक्वायरमेंट्स को अकेली फुलफिल करती हो। कोई भी एक मोटर में ये सभी टर्म्स या फीचर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत सी ऐसी मोटर्स हैं जो लगभग या यूँ कह लीजिए 90 to 95% ये सभी रिक्वायरमेंट्स उनमें या फीचर्स उनमें होते हैं, वो फुलफिल करती है। दोस्तों चलिए आपके नॉलेज के लिए मैं आपको उन मोटर्स के नाम भी बता देता हूँ। डीसी के केस में बात की जाए तो डीसी सीरीज मोटर्स और डीसी कंपाउंड वाउंड मोटर्स, ये भी लगभग बहुत फीचर्स जो हमने डिस्कस किए इन दोनों मोटर्स में होते हैं। अगर एसी के केस में बात करूं तो सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये भी बहुत सारे फीचर्स के साथ डिज़ाइन की जाती है जो हमने डिस्कस की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही यूनिक तरीके से ट्रैक्शन मोटर के सिलेक्शन के बारे में सीखने के लिए मिला होगा। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। तो दोस्तों ऐसे ही यूनिक वे में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिए। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।